गोदावरीपल्ली गांव में गांव के मुखिया रघुपति जी के घर के बाहर सास बहू शारदा और अनामिका एक दूसरे को गुस्से से देख रही थी। ऐसे देख रहे थे कि मानो वो एक दूसरे से कम नहीं है और एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे। इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो छिपकली की आंखें लेके? उन आंखों को निकाल के मैं उससे गोली खेलूंगी। पहले आंखें नीचे करो। इतनी सुंदर सुंदर आंखों को आपने छिपकली की आंखें कहा? आपकी तो बुढ़िया मगरमच्छ की आंखें हैं। हाँ, मुझे बुढ़िया मगरमच्छ की आंखें कही। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बुढ़ी नहीं तो क्या, आप 25 साल की है या फिर आप 16 साल की बाली उम्र की है। हाँ, मैं जवान हूँ, 16 साल की हूँ। कम से कम मैं तुम्हारी तरह कद्दू तो नहीं हूँ। जब देखो तब आप मेरे खाने के पीछे ही पड़ी रहती है। खाइए ना, आपको कौन रोका है? आप भी जितना मन उतना खाइए। जो भी मिल जाए वही खाना है, ऐसा नहीं होता है। मैं राक्षस पैदा नहीं हुई हूँ, मैं इंसान जैसा पैदा हुई हूँ। जितना खाना चाहिए मैं उतना ही खाती हूँ। मैं भी इंसान का ही जन्म ली हूँ और इंसान जैसा ही खाती हूँ। आपको समझ नहीं आता है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समझती हूँ, तभी तुम आज भी मेरे घर में ही रह रही हो। नहीं तो मैं कब का तुम्हें घर से बाहर भगा देती, समझी? मुझे घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है सासू माँ। मैंने बहुत पैसे खर्च करके आपके बेटे को खरीदा है, इसीलिए मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। फिर भी तुम जैसे राक्षस के साथ मुझे बात नहीं करनी। पर मैं बात करूंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के सासू माँ को और गुस्सा आ जाता है। सासू माँ का वो रूप अनामिका देख लेती है। हाँ हाँ, मैंने देख लिया है। ऐसा कह के सास बहू अपना बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखे जा रही थी। तब तक गांव प्रधान रघुपति घर से बाहर निकल के आते हैं। सास बहू रघुपति को देखकर उन्हें नमस्ते करते हैं। रघुपति भी पलट के नमस्ते करते हैं। हाँ, बताइए अब आप दोनों को क्या हो गया? रघुपति जी के पूछते ही सास बहू कहना शुरू कर देती है। रघुपति जी को लगने लगा मानो कि दो कुत्ता एक दूसरे से झगड़ रहे हो। तभी जोर से वो कहते हैं, रुको रुको, बहुत हो गया। लग नहीं रहा कि सास बहू बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि दो कुत्ते अपने में झगड़ रहे हो। क्या हो गया तुम लोगों को? कैसे हो गया? क्यों आए हो तुम लोग मेरे पास? पूरी बातें तुम लोग बताओ, पर एक के बाद एक। अब जैसा उन्होंने कहा फिर शारदा कहना शुरू करती है। जब शारदा कह ही रही थी, शारदा की बातें सुन के अनामिका उसे मनी मन बहुत गालियां देती है। थोड़ी देर में शारदा अपनी बातें खत्म कर लेती है। फिर बहू रानी अपनी सारी समस्या कहने लगती है। जब अनामिका कह रही थी, सासू माँ शारदा चुपचाप रहती है। सासू माँ कहती है कि बहू बहुत बड़ी भूखर है और बहू कह रही है कि सासू माँ खाने नहीं देती है। तुम दोनों पे किस पे भरोसा करे और कैसे करे? बाबू, मैंने सच कहा है। नहीं नहीं बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ। एक बात कहता हूँ, ऐसी सास बहू की लड़ाई में सास बहू को ही अपना हल खुद से निकालना होगा। जो इस बीच में घुसेगा वो पिस जाएगा। अब तुम लोग मुझे बख्श दो। इस तरह सास बहू को कहकर रघुपति जी अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। अब सास बहू के पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो दोनों अपने घर लौट आती हैं। सासू माँ शारदा सोचती है कि अपनी पेटू बहू को वो शिक्षा देगी ताकि वो ज्यादा ना खाए, इसीलिए वो खाने में अब मिर्च पाउडर मिलाएगी, तभी बहू रानी ज्यादा खाना छोड़ेगी, वो सोचती है। फिर उसी के तहत रात के खाने में वो मिर्च पाउडर मिला देती है। इधर अनामिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब रही वो बहुत बड़ी पेटू। खाने की खुशबू पाते ही वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। खाना देखते ही सारा खाना प्लेट में लेती है और बस खाना शुरू कर देती है। जैसे एक निवाला मुंह में लेती है, ज्यादा मिर्च पाउडर होने के कारण वो अब खा नहीं पाती है। बाद में अनामिका को लगता है सासू माँ ने ऐसा किया है ताकि मैं खाना ना खा पाऊँ। अब देखो मैं सासू माँ को कैसे शॉक ट्रीटमेंट देती हूँ। ऐसा सोच के वो किचन में जाती है और फिर नमक लेके खाने में नमक मिला देती है। अब मिर्च पाउडर में नमक मिलने के बाद खाना थोड़ा स्वादिष्ट होता है और अनामिका खा लेती है। ये सब शारदा देखती है। देख के बहुत जलन होता है और मनी मन उसे बहुत गालियां देती है। ये तो काम नहीं किया। अब मुझे एक प्रतियोगिता करना पड़ेगा और अनामिका को सबक सिखाना होगा। शारदा अनामिका को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए देर ना करते हुए शारदा सभी को हॉल में सोफे के पास इकट्ठा करती है।
शारदा, तुमने कहा कि तुम सभी से बात करना चाहती हो, फिर तुम इस तरह चुप क्यों हो? क्या हो गया? कुछ तो कहो तुम। रोज रोज ये सास बहू का नाटक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम दोनों में से किसी एक को घर चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर बहू को देते हो तो मैं सास होकर भी एडजस्ट कर लूंगी। और अगर सासू माँ को देते हैं तो उसमें भी मैं खुश हूँ। मैं वही करूँगी जो सासू माँ कहेगी, वही खाऊंगी जो सासू माँ देगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों एक बात पे आ चुके हो, तो बताओ तुम लोग किस तरह का प्रतियोगिता करना चाहते हो? आप ही कुछ सोच के बताइए ना। फिर प्रसाद और रमेश काफी देर तक सोचते हैं। फिर वो कहते हैं जो 100 पिज्जा एक साथ खा लेगा उसी को घर चलाने का अधिकार मिलेगा। सास बहू इस शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश तुरंत जाके ऑनलाइन में 100 पिज्जा ऑर्डर कर देता है। 1 घंटे के अंदर वो सारे पिज्जा भी आ जाते हैं। प्रसाद प्रतियोगिता में जज बने। रमेश, शारदा और अनामिका के बीच में ये प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रसाद के विसल के साथ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। शारदा, अनामिका और रमेश तीनों एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लगते हैं। एक के बाद एक पिज्जा वो खाए जा रहे थे और प्रसाद उन्हें बस देखे जा रहे थे। रमेश धीरे धीरे खा रहा था। सासू माँ सोचती है ये अच्छा समय है, इसीलिए वो एक के बाद एक पिज्जा खाए जा रही थी। ऐसा कि बहू भी एक के बाद एक पिज्जा खाए जा रही थी। रमेश 2-4 पिज्जा खाने के बाद कहता है, पिताजी, अब मुझसे ये प्रतियोगिता नहीं होगा। मैं और पिज्जा नहीं खा सकता हूँ। क्यों बेटा, क्या हो गया? पिज्जा अच्छा नहीं है क्या? स्वादिष्ट है पिताजी, मेरा तो पेट भर गया। मैं प्रतियोगिता से बाहर। अब सास बहू की किस्मत, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस बता दीजिए। सासू माँ हारेगी, मैं तो जीतूंगी। बहू, ज्यादा उत्साहित मत हो। इधर सास बहू एक दूसरे के साथ जम के प्रतियोगिता कर रही थी। सासू माँ शारदा ने ज्यादा पिज्जा खाया था, जिस वजह से शारदा का पेट बलून जैसा फूल जाता है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। हाय भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कह के शारदा बहुत परेशान हो जाती है। अब कुछ करने को नहीं था, इसीलिए सभी लोग मिलके शारदा को अस्पताल ले जाते हैं। शारदा के पेट से सारा पिज्जा ऑपरेशन करके निकाला जाता है। कुछ दिनों के बाद पूरा घर चलाने का अधिकार अनामिका के हाथों में दे दिया जाता है। तब से जब भी देखो सासू माँ कुछ ना कुछ किचन में पका रही होती है और बहू रानी अनामिका आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ के मजे से खा रही होती है। एक गांव में शारदा नाम की एक बड़ी हस्ती रहती थी। सिर्फ आकार में ही विशाल नहीं थी, बल्कि मन से भी वो बहुत बड़ी थी। किसी को भी मदद के लिए उसका हाथ हमेशा आगे बढ़े रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। और ऐसे महान व्यक्ति के घर में जहाँ कोई संबंध नहीं, ऐसी एक लड़की जो कि महा बेवकूफ है, अनामिका, उनके घर बहू बन के आती है। बहू की बेवकूफ हरकतें शारदा सहन नहीं कर पाती और एक गीला कपड़ा सर पे लेके आके सोफे पे बैठ जाती है। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ आते हैं और देखते हैं कि शारदा सर पे गीला कपड़ा लेके बैठी हुई है, तो वो मुस्कुरा देते हैं। इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्या हो गया? मुझे देखकर कोई मजाक लग रहा है? फिर इस तरह से अपने सारे दांत क्यों दिखा रहे हैं? हंसू नहीं तो क्या करूं? कौन सर पे गीला कपड़ा लेके इस तरह से बैठता है? मैं ही नहीं, बेटा बहू सब देख कर हंसेंगे। बहू की बेवकूफ भरी हरकतें देखकर मेरा सर गर्म हो गया है, दर्द हो रहा है, इसीलिए गीला कपड़ा सर पे रख के बैठी हूँ। गीले कपड़े से गर्मी निकल जाएगी, पर सर दर्द नहीं जाएगा ना। तो सर दर्द कम करने के लिए क्या करूँ बताओ? बहुत ही आसान है शारदा, अपना सर लेके जाके फ्रिज में बैठ जाओ। सर दर्द जाए या ना जाए, मैं तो चली जाऊंगी। जब सासू माँ इस तरह से कह रही थी तो अनामिका वहाँ आती है और सासू माँ को एक उपाय बताती है। अगर ऐसी बात है, फिर मैं फ्रिज के अंदर के सब्जी, दूध, दही, अंडे, घी सब कहीं और रखने का बंदोबस्त कर दूंगी। ये बात सुन के प्रसाद अपनी हंसी रोक नहीं पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहू के सामने पति को फटकार लगाना सही नहीं होगा, ये सोचकर शारदा अपने गुस्से को संभालते हुए सीधा डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। वहाँ आकर वो डाइनिंग टेबल को देखकर बहुत आश्चर्य होती है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और बहुत कंफ्यूजन में थी। ये क्या, डाइनिंग टेबल ऐसे कैसे हो गया? लगता है मेरी चालाक बहू ने जरूर कुछ पागलपंती की है।
हाय भगवान, जिस दिन से ये लड़की घर में कदम रखी है शांति ही चली गई है। ये सोचकर वो बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू। बहू हॉल में सोफे के पास थी। जैसे ही सासू माँ की चिल्लाने की आवाज सुनती है वो भागते हुए जाती है। शारदा डाइनिंग टेबल को दिखाते हुए कहती है, ये क्या, खाने के टेबल को सोने का टेबल क्यों बना दिया? जब मैं डाइनिंग टेबल के पैर को एडजस्ट कर रही थी तो ऐसा हो गया। बहू की बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ है, ये सोचकर शारदा दांत खटखटाने लगती है। तभी पड़ोसी पार्वती शारदा के पास भागते हुए आती है। शारदा उसे देख दांत खटखटाना बंद करती है। अरे दीदी, क्या आपने सुना? प्रधान जी की पत्नी चल बसी है। पूरा गांव उन्हें देखने जा रहा है। जब जिंदा थी कोई देखने नहीं गया, कोई उनसे बात तक नहीं करता था। अब इतने लोग वहाँ जाके क्या फायदा? भाभी तुम ही बताओ। कम से कम मरने के बाद तो लोग उन्हें देखने जा रहे हैं ना बहन। मुझे पता है मरने के बाद कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला। अच्छा होता अगर पहले से ही पता होता कौन अपने हैं और कौन कौन पराए हैं। ये बात अगर पता रहे तो कितना बढ़िया होगा ना दीदी। ठीक है, चलो हम भी उनकी आखिरी दर्शन कर ही लेते हैं। ऐसा कह के दोनों चले जाते हैं। बेवकूफ बहू रानी के दिमाग में पार्वती की बातें सुनने के बाद एक तरकीब सूझती है कि अगर वो मर जाती है तो कौन, कितने लोग उसे देखने आएंगे, कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोग उसे लेकर चिंता करेंगे, कितने लोग मजाक उड़ाएंगे, वो ये जानना चाहती थी। इसका इंतजाम करती है। घर के दरवाजे के पास शारदा जो सरपंच जी की पत्नी को देखने गई थी उसका इंतजार करने लगती है। शारदा जैसे ही लौटती है उसे आवाज आती है। वो जल्दी से हॉल में जाती है, फिर टमाटो सॉस गिरा के वो ऐसा भाव करने लगती है जैसे वो मर गई हो। सरपंच जी की पत्नी के बारे में बात करते करते शारदा घर के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ वहाँ खून के धब्बे देखकर शारदा बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। ये क्या, इधर उधर खून के धब्बे कैसे आए? ये सोचते हुए वो हॉल में आती है। वहाँ देखती है कि बहुरानी अनामिका बिना हिले डुले पड़ी हुई है। उसे देखकर शारदा बहुत घबरा जाती है और बहुत चिंतित हो जाती है। बहू, अनामिका, क्या हुआ? उठो बहू, जल्दी उठो। कितना भी शारदा हिलाए पर अनामिका उठी नहीं। शारदा आखिरकार मान ही ली कि उसकी बहू अनामिका मर चुकी है। ये सोचकर वो बहुत रोने लगती है। अरे बहू अनामिका, पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाई, अब मैं किसको डांटूंगी, किस पे गुस्सा करूंगी? इस तरह से शारदा बहुत रोती है। अनामिका जो मरने का अभिनय कर रही थी वो मनी मन सोचने लगती है, इतने साल गुजर गए पर इनके वही 100 साल पुराने डायलॉग्स अभी भी नहीं बदले। अब मेरी सासू माँ रो रही है क्योंकि मैं मर गई हूँ। अब ये महारानी किस पे नाराज होंगी, किस पे गुस्सा करेंगी, इस बात के लिए कोई नहीं है ना। ये सब मैं क्या समझूं? ये सब मनी मन सोचती है अपनी आंखें बंद करके। अब अनामिका की मृत्यु की खबर शारदा अपने पति प्रसाद, बेटा रमेश और अनामिका के माँ पिताजी तक पहुँचाती है। घर के बाहर टेंट लगाया जाता है। टेंट में अनामिका को एक टेबल के ऊपर सुला देते हैं। उसके सर के पास दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और उसके दोनों पैर के अंगूठे को बांध दिया जाता है। नाक में रुई डाल दिया जाता है जिससे उसे बहुत खुजली हो रही थी। तभी वो मनी मन सोचती है, ओफो, इन रुई की वजह से ना मेरा नाक खुजला रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? वो इस तरह सोचने लगती है। तभी उसे एक तरकीब आती है। वो अपनी सांस को बहुत देर तक रोक लेती है और एक ही बार में उसे छोड़ देती है। उसके नाक से रुई जाके सीधा शारदा पे गिरता है। अनामिका को बहुत जोरों की हंसी आती है पर कैसे भी वो अपनी हंसी रोक लेती है। सासू माँ शारदा, अनामिका के माता पिता उसके प्यार के बारे में सोच रहे थे और बहुत रो रहे थे। समय निकल रहा था। उनके पड़ोसी पार्वती शारदा जो अनामिका के सर के बगल में बैठी हुई थी उनके लिए चाय ले आती है। चाय से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू पाते ही अनामिका मन ही मन कहती है, अच्छा होता अगर मुझे भी कोई चाय देता। सासू माँ, मेरी चाय। वो जोर से कहती है। बस शारदा के साथ साथ वहाँ पे जितने लोग थे बड़े आश्चर्य होते हैं। अनामिका को देखने लगते हैं पर अनामिका तो हिलडुल नहीं रही थी। मेरी बहू को चाय बहुत पसंद था। ऐसा लग रहा है कि वो आके पूछ रही है चाय के लिए। कुछ नहीं होगा बहन, थोड़ी सी चाय उसके मुंह में डाल दो। ये सुनने के बाद शारदा अनामिका को धीरे धीरे चाय पिलाने लगती है। अनामिका चाय पी भी लेती है
कितनी भी चाय वो डाल दे, वो चाय बाहर नहीं आ रही थी, वो अंदर जा रही थी। फिर 1 घंटे के बाद वो अनामिका के शव को लेकर शमशान चले जाते हैं। उसे लकड़ियों पे सुला दिया जाता है। जैसे ही रमेश लकड़ियों में आग लगाने जाता है, अनामिका झटाक से उठ के बैठ जाती है। उसे भूत समझ के सभी लोग डर के भागने लगते हैं। मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो मरी ही नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं देखना चाहती हूँ मेरे मरने पे कौन आएगा, इसीलिए ऐसा किया। अनामिका जब ऐसा कहती है, लोग उसके पागलपंती देखकर सर पीटने लगते हैं। इस तरह अपनी तकलीफ बताई और वो घर चली गई।